नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। जो प्रदेश का अंतिम गांव था, आज वो प्रथम गांव बन गया है। चीन सीमा से सटे माणा गांव को जब से पीएम मोदी ने प्रथम गांव के तौर पर संबोधित किया है, तब से प्रदेशवासियों में सीमांत गांव की तस्वीर बदलने की एक उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज के तहत सीमांत गांवों को चिन्हित करके उनके विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की मंशा इन गांवों को विकसित करके पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की है। इससे लोगों को जहां घर बैठे ही रोजगार दिया जाएगा, तो वहीं पलायन रुकने से सीमा पर किसी भी घुसपैठ की गतिविधि की फौरन जानकारी सेना और सुरक्षा एजेंसियों को मिल सकेगी। इसे लेकर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 36 सीमांत गांवों की समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में शासन स्तर से जानकारी भी मांगी है। जहां एक और सत्ता पक्ष के लोग इस पहल की सराहना करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी उम्मीद कर रहा है बेहतर व्यवस्थाओं की, क्योंकि गांव होगा तो भारत होगा। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हमारा सीमांत गांव माणा, जिसे अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था, आज भारत के प्रथम गांव माणा के नाम से जाना जा रहा है। इसके लिए पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को मैं बधाई देती हूँ। और आप देखेंगे कि अभी हमारी जितनी भी विकासोन्मुख परियोजनाएं हैं, वो उनका श्रीगणेश भी हम सीमांत क्षेत्रों से करने जा रहे हैं। और 2025 का उत्तराखंड भारत के श्रेष्ठ राज्यों में नंबर 1 पर प्रथम राज्य के रूप में उभरे, उसके लिए हमारी सरकार जो है प्रयासरत है और अग्रसर। उत्तराखंड में माणा गांव को देश का पहला गांव माना जाएगा, अच्छी बात है। देश का पहला गांव माना जाए या अंतिम गांव माना जाए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है कि दूर दराज के गांव में सरकार सुविधाएं कितनी दे रही है, सरकार उनके विकास के लिए क्या रोड मैप तैयार करती है और सरकार का संकल्प कितना मजबूत है। शब्दों के हेर फेर से ज़्यादा जमीनी स्तर पर देखना होगा कि वहाँ के नौजवानों के लिए सरकार क्या करती है, रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, वहाँ की मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए। और जो आज पलायन बड़ी समस्या है उत्तराखंड से, उस पलायन को रोकने के लिए है सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़मीन में किस तरीके से उतरती हैं, तभी जो है नाम बदलने की ये राजनीति भी सार्थक सिद्ध हो सकती है। जब उत्तराखंड राज्य गठन के उद्देश्यों के प्रति सरकार अगर अपना वचन दोहराती है और उस पर कुछ अपना दृढ़ संकल्प दिखाती है और गांव में विकास के रूप में तस्वीर बदलती है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। वाइब्रेंट विलेज के तहत जो गांव का विकास, खासतौर पर सीमांत गांवों का विकास किया जा रहा है, कितनी सार्थक ये पहल है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सचिन गुप्ता जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, शीशपाल सिंह देव जी कांग्रेस प्रवक्ता और डॉक्टर पंकज पेन्यूली यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। साथ ही साथ हरीश मेखूरी जी भी वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले सचिन गुप्ता जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि केंद्र सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये महत्वाकांक्षी योजना है। माणा गांव जाते उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये अंतिम गांव नहीं है, प्रथम गांव है, यानी कि आपने पूरी पिक्चर ही पलट कर रख दी। अंतिम को आपने पहला कर दिया, पहला अंतिम में चला गया। तो किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है? देखिए दिव्यदर्शनी जी, ये एक आशावादी सरकार की कार्यशैली का एक सुंदर परिचय है कि अपने प्रदेश के सीमांत गांवों को किस तरीके से देखती है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि एक गिलास अगर आधा खाली है और आधा भरा है, तो अगर हम उसको ये बोलेंगे कि आधा भरा है, तो वो एक आशावादी रूप में जो है प्रत्यक्ष दर्शाता है कि हमारी सोच क्या है। उसी प्रकार माणा गांव कहूँ मैं, या ये कहूँ कि प्रदेश के जितने भी सीमांत गांव हैं जो हमारी जो है अन्य देश की सीमाओं से हमारे गांव लगते हैं, वो अभी तक
जो है भारत का नक्शा हो या हमारे प्रदेश का नक्शा हो, उसमें केवल अंतिम जो है उनको गिना जाता था। वहाँ का जो नागरिक है वो भी हमेशा इसी प्रकार उसके कानों में ये बाणी जाती थी कि हम अंतिम गांव में रहते हैं। जो पर्यटक आता है वो भी कहता है कि हम अंतिम गांव में वहाँ पर पहुँचें। तो आप सोचिए कि आज जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी ने जब इस बात का ऐलान वहाँ से मंच से किया कि ये आखिरी गांव नहीं है, ये देश का प्रदेश का, यहाँ से हम जो है इसे पहला गांव मान के चलेंगे, तो आप महसूस कर सकते हैं उस गांव के जो गांव वासी है, जो वहाँ के नागरिक है, जो वहाँ के युवा हैं, उनके अंदर केवल इतना सुनने मात्र से ही उनके अंदर किस प्रकार वो खुशी की जो है झलक उन्होंने देखी, किस प्रकार आपके कैमरे के माध्यम से भी हमने तो प्रत्यक्ष वहाँ पे देखा है किस प्रकार उनको जो है खुशी की लहर उनके अंदर आई है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी जो है उस बात पे मोहर लगा के जो है घोषणा करी है कि मैं तो केवल माणा को ही नहीं, मैं तो अब जितने सीमांत गांव हैं देश के उन सबको जो है मैं पहला गांव मान के जो है वहाँ के विकास की ओर जो है अग्रसर हम लोग रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो है वहाँ के आम जनमानस का, वहाँ के गाँव का, और सबसे बड़ी जो बात है जिसके पीछे जो है इसको पहला गांव घोषित करने का जो है सरकार ने जो है प्रयास किया है, वो ये है कि जो हमारी सीमाएं हैं वो निश्चित रूप से जो है सीमाएं सुरक्षित होंगी, वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, वहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, वहाँ के आम जनमानस जो वहाँ पर पलायन करके जो है किस तरीके से जो है नीचे की तरफ या प्लेन की तरफ पलायन कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसे रोकने के लिए जो सरकार का जो सकारात्मक कदम है, निश्चित रूप से इसका लाभ जो है प्रदेशवासियों को और ऐसे गाँव वासियों को मिलने वाला है। ठीक है, शीशपाल सिंह बिष्ट जी, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि जो कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, जो आप योजनाएं लेकर आते धरातल पर नजर नहीं आती। माणा गांव को जब प्रथम गांव कहा गया था, अब तस्वीर बदल रही है क्योंकि साइन बोर्ड्स भी चेंज कर दिए गए हैं। अब पहले अंतिम गांव लिखा था, अब प्रथम गांव वहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए दिव्य दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी सपने बहुत अच्छे दिखाती है, जुमलेबाजी बहुत अच्छे करती है, और जो है चीज़ों का देखने का जो नज़रिया है, ये नाम बदलने की जो राजनीति है, ये इनकी राजनीति है। अब आप बताइए, तो उसी तरह की बात हुई नहीं जैसे 2014 से पहले मोदी जी भाषणों में कहते थे कि काला धन वापस आएगा, हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, देश में अच्छे दिन आएंगे। तो क्या हुआ? पोल पट्टी आज 9 सालों के बाद न तो अच्छे दिन आए, न 15 लाख रुपए आए, न 2 करोड़ रोजगार आए। तो देखिए ये नाम की राजनीति। अब आप पहला गांव माना को मानिए या अंतिम गांव मानिए, उससे फर्क क्या पड़ना? आप बताइए कि सीमावर्ती गांवों की और जो आज हमारे दूर दराज के पहाड़ हैं उनकी समस्या आप देखिए कि पौड़ी के रिखणी खाल ब्लॉक में भी वो अंतिम नहीं है, बीच के गाँव है, लेकिन वहाँ कई हफ्तों से अघोषित कर्फ्यू है। बाघ का इतना खौफ वहाँ पर है कि वहाँ के बच्चे, वहाँ की बेटियां, महिलाएं, छोड़िए नौजवान तक घर से बाहर नहीं निकल पा रही। ये पहाड़ का दर्द है, ये पहाड़ की पीड़ा है। देखिए उसको दूर करने के लिए सरकार जब तक जमीन पर उतर के काम नहीं करेगी, आप बताइए मेरे पहाड़ से पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 270 लोग प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं, महीने में 8100 लोग, और आप साल में 1 लाख लोगों का पलायन उत्तराखंड से हो रहा है। ये पहाड़ का दर्द है, उसको रोकने के लिए आपकी क्या योजना है? 6 साल से आपकी सरकार राज्य में, केंद्र में 9 साल से आपकी सरकार है, जुमलेबाजी हो रही है। कभी आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि पकोड़ा तलना रोजगार है। उसी प्रकार से आप नाम बदलने की राजनीति करेंगे। उसे नाम बदलने से कौन सा सीमा पर जो है चाइना लाल आंख दिखाना बंद कर देगा? जैसे अरुणाचल में 2 साल से जो है वहां पर लाल आंख आपको दिखा रहा है, आप 56 इंच का सीना दिखा नहीं पा रहे, लेकिन आपने देश को कह दिया कि नहीं, कोई न घुसा है न घुसेगा। इस प्रकार के जुमलों से अब देश नहीं चलेगा। और देखिए ये नाम बदलने की राजनीति, पहले आखिर की राजनीति। अब कोई जो भूखा है तो भूखा है ना, ये कहने से काम थोड़ा ही ना चलेगा कि नहीं नहीं ये भूखा नहीं है जी, इसने केवल 4 टाइम से खाना नहीं खाया है। तो इससे बताइए उसके भूख तो नहीं मिटेगी ना, उसकी जो समस्या है भूखमरी की वो नहीं निपटने वाली। समस्या का समाधान तभी होगा जब उसका परमानेंट भूख का समाधान होगा, उसके लिए अन्न उपलब्ध होगा, उसके लिए रोजगार उपलब्ध होगा, उसके लिए घर उपलब्ध होगा। तो आज भी उत्तराखंड के नौजवानों के लिए विकास दूर है और पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है। पहाड़ों में आज भी बाघ के डर से कर्फ्यू लग रहा है। आप देखिए ये पहाड़ की समस्या, और पहाड़ में जो विकास का सपना इस राज्य के नियंताओं ने दिखाया था वो आज भी पहाड़ से दूर है। ये हमारी ज्वलंत समस्या है, ये हमारा दर्द है। ठीक है, पेनुली जी आपके पास आऊंगी क्योंकि यूकेडी भी जो है हमेशा से कहती आई है, जिस राज्य, जिस पहाड़ी राज्य का सपना आप लोगों ने देखा था या राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था, वो अभी तक सार्थक नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वाइब्रेंट विलेज के थ्रू या माणा को पहला जो है गांव घोषित करने के थ्रू एक पहल की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए दिव्या जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो मंच से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो
माणा को पहला गांव बनाने की घोषणा करी है, उसका यूकेडी स्वागत करती है और हमारी सोच भी यही थी। हम इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि आपने यूपी से उत्तराखंड को अलग क्यों मांगा? क्यों? वहां पे भी तो हमारे मुख्यमंत्री बन रहे थे, हेमंत नंदन बोगड़ा से लेके एनडी तिवारी तक बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री बने, वहां पे भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जो हमारे गांव का विकास था, जो हमारे पहाड़ों की संस्कृति थी, जो हमारे यहाँ विकास में पिछड़ापन था, सुविधाओं की कमी थी, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी थी, पलायन हो रहा था। अगर कोई एक जगह से पूरा पलायन हो जाए तो ना वो संस्कृति बचती है, ना उनकी पहचान बचती है और ना वो लोग बचते हैं, वो गुमशुदा हो जाते हैं। जबकि 906 ईस्वी से यहाँ पे लिखित इतिहास उत्तराखंड का जो राजाओं का और महाराजाओं का है, पंवार वंशो, चंदो, कुणिंदो, वो उनके जो इतिहास है वो 900 ईस्वी से है। आज 2000 में है हम, इतना रिच इतिहास है हमारा। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी में साहित्य बहुत पहले से प्रकाशित होता है। तो ये सारी चीजों के लिए जो हमारी पहचान थी, जो संस्कृति थी, उसको बचाने के लिए उत्तराखंड राज्य लड़ा गया था। और आज प्रधानमंत्री जी का ये बयान और मुख्यमंत्री जी का ये ऐलान स्वागत योग्य है, पर क्वेश्चन वहां पे उठता है जब 22 साल की सरकारों में यहाँ पे स्थायी पलायन जो है वो 5 लाख के करीब है और सीमांत गांवों से सबसे ज्यादा है। उसमें सबसे ऊपर आता है पौड़ी। पौड़ी में दशकीय जनसंख्या वृद्धि भी माइनस में है। आप ये देखिए कि किस तरीके से पलायन जो है उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। कुछ आंकड़े मैं लाया हूं जिसमें 2000 से और 2018 तक के जो पलायन की दर थी वो 70.3% थी और 2018 से और 22 तक जो पलायन की दर है वो 76.9 है, जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी। और पिछले 5 सालों में, 5 सालों का आंकड़ा लाया, पिछले 5 सालों में 24 गांव निर्जन गांव हो गए, जिनको घोस्ट विलेज सरकार ने घोषित करा है। वो 24 गांव है पिछले, और टोटल अभी 22 सालों में 1797 ये गांव जो है निर्जन हो चुके हैं। ये उपलब्धियां हैं यहां वापस राज्य बनाने की। आज अगर प्रधानमंत्री इस बात को कर रहे हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में हमारे पहाड़ के जिले कैसे पिछड़ रहे हैं। हरिद्वार का प्रति व्यक्ति आय 3,62,000 है, और जहां माणा चमोली में ये घोषणा करके आए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वहां पे 1,27,000 है। और रुद्रप्रयाग जो जिला केंद्र है पूरी यात्रा का, उसमें मात्र 93,000 है। अब आप इस तरीके से लगाइए कि केवल गांव का नाम जो है प्रथम से अंतिम करने और अंतिम से प्रथम करने से काम नहीं होगा। हमें प्रति व्यक्ति आय पे भी काम करना पड़ेगा, हमें पलायन पे भी काम करना पड़ेगा। और एम्स जैसा संस्थान, इसकी एक बड़ी पीड़ा है। एम्स जैसा संस्थान हमारे ऋषिकेश में है, गढ़वाल क्षेत्र के लिए ठीक है, लेकिन कुमाऊं में जब एम्स की शाखा बनाने की बात आई तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत यहां नहीं बनाया गया। कहां बनाया गया? किच्छा, जहां पे सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज पहले से ही है। रुद्रपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ रहा है, क्यों ना पहाड़ के लोगों को दिया गया? तब क्यों वो अंतिम हो गए और किच्छा वो हो गया? कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको भी बीच में लेंगे, चर्चा में बढ़ेंगे। लेकिन अब सचिन जी, पहले तो पैरामीटर समझना चाहेंगे। आप वाइब्रेंट विलेज के जरिए आप गांव का विकास कर रहे हैं, जिसमें 51 गांव जो हैं उत्तराखंड के सम्मिलित किए गए हैं इस योजना के तहत। हम पैरामीटर समझना चाहेंगे कि आप किस तरीके से विकास करेंगे, क्योंकि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और अब तो आपने मिलेट्स ईयर जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023, उसको भी आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे ज्यादा? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, सरकार सबसे पहले सरकार का रोड मैप होता है। सरकार की नीति और नियत होती है कि सरकार आखिरकार अपने प्रदेश के विकास के लिए, अपने प्रदेश के जनमानस के अच्छे के लिए क्या करना चाह रही है, और सरकार ने इस चीज़ को दर्शाया है। और सरकार जो है, क्योंकि जो पुरानी सरकारें रही है उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ जो है अन्य सरकारें, हमारी सरकार को भी काम करने का मौका मिला, लेकिन जब जब हमारी सरकार को काम करने का मौका मिला, हमने बेहतर प्रदर्शन करके दिया है। और वर्तमान में भी
मैं पूछना चाहता हूं कि पहले भी प्रधानमंत्री अन्य दलों के रहे हैं, किसने आकर जो है यहाँ पे गाँव को इस प्रकार से जो है कहने का काम किया है कि हम इसे प्रथम प्रदेश ठीक जो है, है उन्होंने गाँव नहीं घोषित किया, कर आप रहे हैं, लोगों ने कर किस दिया, लेकिन प्रकार से पैरामीटर बताइए आज ना सर। पैरामीटर बता रहा हूँ आपको। पैरामीटर यही है कि हमारा जो प्रदेश है वो पर्यटक के माध्यम से ही जो है इसकी आय का सबसे बड़ा मुख्य साधन है। आज अगर हम दूर दराज के क्षेत्र देखें वो खाली हो रहे हैं, तो कारण यही है कि वहां पर उचित व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाई, इस कारण से उनको वहां पे सुविधा नहीं मिली। वो पलायन करके धीरे धीरे जो है नीचे की ओर आने लगे, फिर नीचे ही आकर बस गए क्योंकि उनको लगा कि ऊपर कमियां हैं। आज सरकार वहां पर वो व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो है संकल्पबद्ध है। सरकार चाहती है कि गांव के दूर दराज क्षेत्रों में पर्यटक पहुंचे, वहां का नागरिक वहीं पर रहे, वहां का युवा वहीं पर रोजगार करे, वहां पर उसको सारी सुविधाएं मिले, ताकि जो है उसको प्लान करने की आवश्यकता ही नहीं है। मिनट्स उसमें एक बहुत बड़ा जो है अहम रोल कर रहा है। ऑल वेदर रोड एक बहुत बड़े पर्यटन के लिए जो है वहां के लोगों के लिए लाभकारी बना। दूर दराज सीमांत क्षेत्रों में सड़कें पहुंचाने का कार्य, रोजगार स्थापित करने में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम स्थापित होगा। मैं बात करता हूं, अंग्रेजों की बात करता हूं। अंग्रेज के बाद लगभग जो 60 साल इस देश पे कांग्रेस ने राज किया, लेकिन हमारी रेल की लाइन हमारी जो है 1 इंच भी जो है देहरादून से आगे कभी नहीं बढ़ पाई है। आज वो कर्णप्रयाग तक पहुंचने की जो है कगार पे पहुंच गई कि कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन जाएगी तो क्या पर्यटक और रोजगार बढ़ने का काम नहीं मिलेगा वहां पे। हम लोग जो है हल्द्वानी एम्स पे जो है एग्रीकल्चर से जोड़ के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मिलेट्स अगर आप बात करें तो वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है, जबकि 23 पॉइंट समथिंग जो आपकी परसेंटेज है वो स्टेट जीडीपी को एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है स्टेट में। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस सेक्टर में भी काम करने की जरूरत है? अभी जिक्र हुआ बाघ के आतंक का, गुलदार के आतंक का। रिखणी खाल में 2 बाघ हैं जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। लोग वहां दहशत में, कर्फ्यू में आप लोगों ने लगा दिया है, लेकिन अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। ये तब है जब उत्तर प्रदेश के समय में जितने भी वन आरक्षी थे या वन अधिकारी थे उससे 2 गुना ज्यादा अब इस वक्त उत्तराखंड में है, उसके बावजूद हालात ये हैं। नहीं, देखिए दिव्यदर्शी जी, पहाड़ी क्षेत्र में जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू करने में क्योंकि बाघ जो है खुद जंगल का जो है एक ऐसा और इतना शातिर प्राणी है कि उसको जो है पकड़ने के लिए टीमें वहां पे गठित है और लगातार जो है ऐसा। देखिए निश्चित रूप से जो है एक जानवर को पकड़ने के लिए जो है एक मैनुअल पावर जिस प्रकार से काम कर रही है वहां पे जो है, अगर हम इस पे भी राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद जो है विपक्ष के पास राजनीति का और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है कि वो कह रहे हैं कि एक शेर गुल्ले में घूम रहा है और सरकार पकड़ नहीं रही है। तो सरकार जिस प्रकार से और विकास कार्य की ओर आगे बढ़ी है, आपको उसकी तरफ देखना चाहिए। नहीं, मैं तो आप सुन लीजिए ना, कारण है ना वो जुड़ा हुआ किससे है। अगर आप कह रहे बाघ ही तो है, उसको पकड़ने में टाइम लगेगा, उससे कितनी सारी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं। लोग जो खेती कर रहे हैं वो खेतों में जाना छोड़ दिया है क्योंकि वहां पर बाघ आने का डर है। लोग घरों में रहेंगे तो आजीविका वहां की कैसे चलेगी? तो हर चीज, रोजमर्रा की चीजें तो इंपैक्ट हो रही है ना सर। बिल्कुल दिव्यदर्शी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हमें इस बात से भी जो है हम लोग इस बात को नहीं नजरअंदाज कर सकते कि बाघ जो है पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत है और जहां जो वहां की जंगल की टीम है जो उसे पकड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अब अगर जो है वो बाघ के लिए कहीं प्लान करती है, उसको लगता है कि बाघ यहाँ पे आने वाला, बाघ यहाँ की जगह दूसरे क्षेत्र के अंदर घुस जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में एक तरफ से कि चारों तरफ पिंजरे लगा के जो है बाघ की निगरानी करके जो उसको पकड़ा जाए। निश्चित रूप से जो है रेस्क्यू टीम लगी है और निश्चित रूप से पकड़ा भी जाएगा। लेकिन जो वहां पर आप बोलो कर्फ्यू जैसी स्थिति है, तो वहां के आम जनमानस के लिए, वहां के बच्चों के जो है बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि बाघ अगर कहीं से हमला करता है तो उसको जो है एकदम से रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, और बाघ को मारना ये कहीं का भी कोई नियम नहीं है कि हम बाघ को जो है सीधा शूट आउट कर देंगे। तो इसलिए इस चीज की व्यवस्थाओं के लिए घोषित नहीं हुआ, देखिए आदमखोर घोषित नहीं हुआ है। सुनिए आदमखोर, लेकिन सबसे पहला प्रयास सरकार का और वन विभाग का रहता है कि जो है जो ऐसे आदमखोर जानवर कुछ हो तो उनको जो है पकड़ने का प्रयास किया जाता है। जब बिल्कुल तो निश्चित रूप से जो है उसको पकड़ा जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि और हमारे पास जो है आज जिस प्रकार से जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है पूरे प्रदेश में हर क्षेत्रों में जो है पर्यटन को लेकर जो है सरकार बढ़ावा दे रही है। अलग अलग डेस्टिनेशन घोषित करके उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग रोपवे बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोग पार्किंग बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोग तमाम सुविधाएं जो है प्रदेश को और पर्यटक को देने का काम कर रहे हैं। आज हम मुद्दों को छोड़ के अगर कहीं और जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये हास्य बढ़ते और कुछ नहीं है। मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैकूरी जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका क्वेश्चन आवर में। आपसे जानना चाहूंगी कि जो माणा विलेज को प्रथम गांव घोषित किया गया था, अब उसके साइंस कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, साइन बोर्ड चेंज कर दिया गया है, वाइब्रेंट विलेज के तहत जो है प्रोग्रेस की जा रही है, ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है विकास का, इस पर क्या कहेंगे सर? जी, ये जो माणा गांव है इसका जो प्राचीन नाम है ये मणिभद्रपुर है, और मणिभद्रपुरी में व्यास पोथी आज भी यहाँ पे देखने मिलती है। भगवान वेद व्यास ने 4 वेदों की रचना, 18 पुराणों की रचना इसी जगह पर की थी।
यहाँ पर भीमशिला है, भीम पुल सरस्वती नदी पर जो लगा हुआ है। तो यहाँ से पांडव जब महाभारत समाप्त हो गया और उनपे अपने गुरुजनों और इसका जो महाभारत में 18 क्षौणी सेना समाप्त हुई, उसका जब पाप से वो मुक्ति के लिए उनको हिमालय आने की परामर्श अपने गुरु से मिला, तो वो हिमालय में ही रहे लंबे समय तक। तो पांडवों का हिमालय पे बड़ा मतलब यहाँ पे छाया है, पर हर गांव में यहाँ पे पांडव नृत्य होता है। तो ये इस रास्ते बद्रीनाथ होते हुए ये यहाँ से स्वर्गारोहणी के लिए गए थे। तो यहाँ पर भीम पुल भी है, माता मंदिर है। यहीं पे जो है सीता जी ने बस यहीं से नहीं, द्रौपदी जी ने यहीं से थोड़ा आगे जाके वसुधारा से पहले देह त्याग किया था। तो इस माणा का ऐतिहासिक पौराणिक महत्व तो है ही है, बद्रीनाथ के निकट होने के कारण भी बहुत महत्व है। और ये भारत की जो अंतिम बसासत है, मतलब किनारे का गांव, तिब्बत सीमा से लगा हुआ जो गांव है वो है। अब जो है प्रधानमंत्री मोदी जब पिछली बार यहाँ आए थे बद्रीनाथ में, तो इन्होंने कहा कि ये देश का पहला गांव है भाई, आप अंतिम क्यों कह रहे हैं। तो उन्हीं की भावना के अनुरूप इस पे जो है अब इनका बोर्ड भी परिवर्तित कर दिया गया और देश का प्रथम गांव कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं ये सिंबलिक है, सिंबल है, ये प्रतीकात्मक नाम हो गया कि प्रथम माने हर चीज में प्रथम रहेगा, उसको डेवलपमेंट के हिसाब से प्रथम रहेगा, सुविधाओं के हिसाब से प्रथम रहेगा, उसका ध्यान देंगे, निछाड़ पिछाड़ अंतिम गांव नहीं रहेगा, मार्जिनल नहीं रहेगा, अब मेन स्ट्रीम का गांव बनेगा। ये उद्देश्य है इसके पीछे। तो निश्चित रूप से इसको सराहनीय कदम कहा जा सकता है। और जब भी जाए सरकार की दृष्टि जब हो जाए, अब तक नहीं हुआ, अभी सही, यही अच्छा है। इसको मैं बिल्कुल भी आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा, चार धाम यात्रा लगभग हमारी अब अच्छी समाप्त पे है। परसों बद्रीनाथ के भी कपाट खुल जाएंगे, मतलब 26 कल होगी, परसों 27 को कपाट खुल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से रौनक लौट आएगी। माना गांव की बात जहां तक है तो ये 6 महीने आबाद रहता है और 6 महीने यहाँ के निवासी जो है निचले स्थानों पे गोपेश्वर, घिंगरान वगैरह आ जाते हैं यहाँ के लोग। और इन लोगों की जो आजीविका है वो शुद्ध ऊनी कारोबार पर बेस्ड है। लेकिन ऊनी कारोबार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है मोबाइल के जमाने में। और जो ऊन के इनके हाथ के बने हुए वस्त्र थे वो भी लोग कम पहनते हैं। तो उस पे सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो एंटीक पीस बनाते हैं, इतने सुंदर कारपेट बुनते हैं यहाँ के लोग। यहाँ पर जो जड़ी बूटी का काम होता है स्थानीय, यहाँ पे एक फरन होता है जिसका तड़का दाल वगैरह में लगाया जाता है, उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में महकती है, इतनी जबरदस्त सुंदर उसकी सुगंध होती है। तो उसका जो व्यवसाय यहाँ के लोग करते हैं उस पे सरकार को कंसंट्रेट करना होगा। ठीक है सर। उसके अलावा जो माणा में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसको थोड़ा देखना होगा। गाड़ी माणा तक पहुंच गई है, वहां से आगे भी जाने लगी है, बॉर्डर तक हमारे बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा कुछ सुविधा यह है कि जैसे यहाँ पे हम एक सांस्कृतिक स्कूल खोज सकते हैं जो संस्कृत शिक्षा दे। जब व्यास जी यहाँ पर वेद रच सकते हैं तो हमारे यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय क्यों नहीं होना चाहिए, जिसमें पूरे देश के लोग आए और वो ऊंचे मॉडल का स्कूल हो, मतलब रेजिडेंशियल ऐसा विद्यालय हो संस्कृत की शिक्षा का, ताकि यहाँ से देश में पूरी संस्कृति निश्रित हो। उस दिशा में हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाइब्रेंट विलेज के तहत जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है क्या उसके मानक हैं और किस तरीके से उसे साकार किया जाएगा सरकार द्वारा। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं, माणा गांव को प्रथम गांव घोषित कर दिया गया है, उस पर काम चल रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है उस पर काम चल रहा है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपाल जी, आपको कुछ सवाल थे, जब सचिन जी बोल रहे थे तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे बाघ के मामले में ये इसको एक समस्या मानने के लिए तैयार नहीं है, और आप ये केवल रिखणी खाल तक का सवाल। मैंने ये नहीं बोला कि ये समस्या नहीं है,
पूरी मैंने सुन बोला है लीजिए। कि लेकिन आप अरे, क्योंकि जो है अन्य फिर मैं मुद्दों तुम्हें छोड़ नहीं के बोलने केवल आप दूंगा, डिबेट का फिर मुद्दा अगर परेशान बात होगी। पकड़ने की डिबेट में बात बहस करेंगे तो करके मुझे कोई लगा फायदा कि शायद आपके देखिए, पास पहाड़ वो मुद्दा रह में नहीं बाघ गया है। का आतंक आज क्योंकि केवल आज लिखने काल vibrant तक नहीं village है, की बात वो हो चाहे रही है, आज घनसाली सीमांत हो, क्षेत्र चाहे के वो गाँव थराली में, हो, गाँव चाहे की वो बात हो रही है। अल्मोड़ा हो, आज हर जो जगह देश है, के हर अंतिम जगह गाँव से से आज बच्चों उनको को खत्म आंगन करने से की उठा बात हो करके रही है। बाघ ले जा और रहा आज है। भी आप उन हमारी मुद्दों पे माता बात बहन करने से बच खेत रहे में हैं, काम करने तो के लिए निश्चित रूप जाती से है, जो है, जंगल में मुझे घास लगता है लेने कि के शायद लिए आपके जाती पास है, मुद्दे नहीं उसके है। बाद घर लौट के नहीं आती। हमारी बेटियां और हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद वो लौट के नहीं आते, बाघ उनको उठा के ले जाता है। आखिर क्या पहाड़ में इसी तरीके से हमारे बच्चे बाघ का शिकार होते रहेंगे और सरकार क्या हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी और सरकार सोई हाथ रहेगी पे हाथ और रख के नहीं सरकार बैठी उसको है, आदमखार सरकार और रेस्क्यू कर रही है। घोषित करने के नियम सरकार कायदे पूरा प्रयास कर ग्रामीणों रही को है कि इन बताती बाघों रहेगी को जो जनता है को। शीघ्र से आखिर शीघ्र पकड़ा पहाड़ जाए। के इस दर्द लेकिन को कब आम समझेंगे? जनमानस आप सुरक्षित कह रहे है, हैं कि इसलिए पहाड़ इसको से जो है पलायन एक नजरबंद बड़ी किया समस्या गया है, है। इसलिए नहीं किया पलायन गया है। कैसे रुकेगा जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग आज सुरक्षित नहीं है ठीक है, और शिषपाल जी। सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसको समस्या मानने से इनकार हम कर रही बोल रहे है। हैं, आप हम कह रहे हैं हमें समस्या है। नसीहत आप हम तो हमें लेकिन नसीहत आप दे कह रहे रहे हैं। हैं, अरे आप पहाड़ जब के सीमांत गांव को क्षेत्र अगर के हमने गांव की उठाएंगे, बात आती तो है, कौन उठाएगा? सीमांत क्षेत्र पहाड़ के गांव के की उन्नति की एक बात बच्चे आती को है, भी अगर दर्द सीमांत होगा, क्षेत्र के हमारे गांव को एक खत्म बच्चे को घोषित भी करने अगर की बात पीड़ा आती होगी, है, सचिन तो आप जी, मुद्दों को कांग्रेस क्यों भटकाते हैं? सचिन खड़ी जी, होगी आप देश के और प्रधानमंत्री सरकार हो, को देश के युवा शिषपाल जी, मुख्यमंत्री प्लीज, सिर्फ सुनिए, और सिर्फ प्रदेश का भला करना चाहते शिषपाल जी, आगे हैं, लेकिन बढ़ते आप हैं। हमेशा जो है ठीक है, देश को सचिन जी, और सचिन आम जी, समाज को प्लीज। भटकाने का काम ठीक करते है, हैं। ठीक है। दिखते शिषपाल आइए। जी, शिषपाल जी, प्लीज। हिलाना पड़ेगा शिषपाल तो हम जी। हिलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम सेंट्रिक नहीं कर रहे हैं। बाघ एक मुद्दा है। जब आप चौतरफे विकास की बात करते हैं तो उसमें हर पहलू आपको देखना होगा। अगर आप बेरोजगारी देख रहे हैं, अगर आप पर्यटन देख रहे हैं, अगर आप स्वरोजगार से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि जहां पर बाघ के डर से, तेंदुए के डर से लोग घर से बाहर निकलना। विकास आप कैसे करेंगे जब लोग भयमुक्त नहीं होंगे? जहां आप बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर जानवरों से लोग सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी का क्या मतलब है सर? क्योंकि सीमांत गांव का आप विकास करने की बात कर रहे हैं। दिव्य दर्शनी जी, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि हम एक बाघ के ऊपर हम इस टॉपिक को केंद्रित करके लेके आए हैं, लेकिन मैं वही इसमें आपसे फिर कह रहे बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर किसी गांव में कोई बाघ का किसी जानवर का जो है भय होगा तो निश्चित रूप से जो है वहां का विकास संभव नहीं होगा। लेकिन क्या हम उस बाघ को जब तक नहीं पकड़ेंगे तो क्या वहां के आम जनमानस को वहां पर जाने आने दें? अगर वहां पर जो है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो है अगर उनको हमें घर पे रहने के लिए हमने उनको निवेदन किया है तो क्या सरकार ने इस पर गलती करी है? अगर हम इस बात को जो है नहीं करते तो विपक्ष कहता है जी आपने तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो सरकार रेस्क्यू कर रही है, पहले उस जो है आदमखोर जानवर को जो है उस आदमखोर बाघ को पकड़ा जाए, उसके बाद जो रेस्क्यू सामान्य करने का कोई जनजीवन समय सामान्य हो सीमा तो जाएगा। होगी। लेकिन आप अगर आप कितने कहेंगे महीने बाद कि रेस्क्यू करेंगे? आप आम कितने व्यक्ति को भी वहां पे दिनों तक सामान्य इंतजार छोड़ दें, करेंगे? बाकी स्कूल भी रेस्क्यू खुले होगा। रहने ये दें, गंभीर बाघ को भी समस्या खुला है। रहने दें, तो ये नहीं चलेगा। सरकार जो है सरकार की पहली प्राथमिकता जो है इस प्रदेश के नागरिकों के बचाव की है। पहली प्राथमिकता प्रदेश के जो है आम जनमानस की सुरक्षा की है और आदमखोर जानवर को पकड़ा जाएगा। इससे आप निश्चिंत रहे। इसको केवल गंभीरता से ही निपटा जा सकता है। बिल्कुल, इसको सरकार बर्दाश्त गंभीर नहीं है। किया जा ठीक है, सकता। सरकार शिषपाल जी, बिल्कुल सचिन गंभीर जी, है। सचिन जी। जी, बाघ के टॉपिक से अगर आगे जाएं, आपने मिलेट्स की अगर बात करें तो झंगोरे की बात होती है, कोदे की बात होती है, लेकिन कई ऐसे जो मिलेट्स हैं, मोटा अनाज है जो सिर्फ उत्तराखंड में होता है और कहीं नहीं होता। अगर एग्जाम्पलरी तौर पे मैं कहूँ, कौड़ी होता है, यहाँ पर भट्ट है, आपका रयास है, ये सारी चीजें आपकी हैं। मुझे याद है कि हरीश रावत जी की सरकार में जो फल थे पहाड़ों के, माल्टा, नींबू, इस पर एमएसपी घोषित की गई थी। क्या वो चीज आप मोटे अनाज के साथ नहीं कर सकते? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो है आपने अभी देखा भी होगा, अभी कल ही जो है हमारे कृषि मंत्री आदरणीय श्री गणेश जोशी जी ने जो है जो चारधाम यात्रा उस पर जो है अलग अलग कुछ क्षेत्रों में जो है उन्होंने ऐसे सेंटर खोले और वहाँ पे उन्होंने भी आग्रह किया है। और आप ये भी देखेंगे कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब माणा आए थे तो उन्होंने कितना विनम्र निवेदन इस देश के नागरिकों से किया था कि आप जब भी ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में आए या उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ के लोगों के हाथ के बने हुए कुछ कपड़े, यहाँ के लोगों के जो यहाँ के हमारे अनाज है या यहाँ की अन्य वस्तु जो यहाँ के लोग उगाते हैं, बनाते हैं, आप उसको जरूर लेके जाए क्योंकि इनका जो आजीवन है, उनका जो जीवन है वो इन्हीं पर निर्भर है। तो ये प्रमोट, अगर देश का
प्रधानमंत्री जो कि हर चीज का ब्रांड एम्बेसडर है, वो खुद अगर आके निवेदन मैं कर रहे कहूं, हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड से होने के मिलेट्स, नाते सर, देखिए, उत्तराखंड से होने के नाते शायद ही कोदा झंगोरा के अलावा कोई और मिलेट पता था, क्योंकि हमने इस पे रिसर्च करी, इसलिए ये नाम भी सामने आए। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो उत्तराखंड के, लेकिन ये आज तक नहीं जानते कि ये भी मोटा अनाज हमारे वहाँ देखिए, होता है। अभी ये आज अगर मार्केटिंग की बात है, दिव्यदर्शनी प्रमोशन जी, की बात अगर है। आज मोटे अनाज की बात हो रही है तो उत्तराखंड से ये नाम निकला है। ये कोई दिल्ली के और जो है बॉम्बे के वहां से नहीं निकला, ये उत्तराखंड से निकला। और निश्चित रूप से जब ये निकलेगा तो जो अन्य और पदार्थ होंगे, पहले कौन मंडुए को जानता था, पहले कौन झंगोरे को जानता था, आप मुझे बताइए ना। ये सब पदार्थ यहीं से निकले। और मैं आपको बताता हूँ, बॉम्बे में हमारे यहाँ की जो प्रदेश की जो हमारी दालें हैं, वो वहां पे जो है हिमालय सूप के नाम से जो है बिक रही है। आप देखिए, वहां के लोग बोलते हैं हमें कि हमें तो यहाँ के पता चलता है कि हमारे यहाँ की जो है कुलच की दाल है, और वहां पे जो है ये हिमालय सूप के नाम से बिकते हैं। तो ये ब्रांड कौन कर रहा है? ये ब्रांड सरकार ही कर रही है, सरकार ही उसे वहां तक ब्रांड पहुंचा रही है। तो निश्चित रूप से सरकार हर चीज को लेकर जो है बड़ी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ की हर चीज जो है एक ब्रांड के रूप में जो है देश के कोने कोने में उत्तराखंड के आम जनमानस के आम नागरिक के नाम से बिकने वाली है। पेनुली जी, 22 साल हो गए इस प्रदेश को, शायद मोटे अनाज को अभी तक इतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी अब, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो घोषित कर दिया गया है। लेकिन क्या और स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? सिर्फ कह देना कि एक ब्रांड होगा कभी, उसके लिए काम भी बहुत करना पड़ेगा। क्या ऐसे काम है जो आप लोगों को लगता है अगर आप सरकार में होते तो शायद ये हो जाता? दिव्या जी, देखिए, जो मिलेट्स की जहाँ तक बात है, मिलेट्स ईयर तो घोषित कर दिया, मिलेट उगेगा कहाँ? उगेगा पहाड़ में। पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज की डेट पे, कि गांव में जो खेती होती है, जंगली जानवर आके उस खेती को चपट कर जाता है। ठीक है, जब वहाँ पहले जंगली जानवरों से उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, उनकी खेती की सुरक्षा नहीं होगी, तो फिर ये मिलेट आएगा कहाँ से? और गुप्ता जी की जानकारी के लिए बता दूं, उत्तराखंड का ब्रांड है हिमाद्री, जिसमें ये सारी चीज़ें बेची जाती हैं जो पहाड़ी उत्पाद हैं। और उसका क्या हालत है ये आप देख लीजिएगा कि कितना वो करती है। दूसरी बात, मिलेट निकलेगा कहाँ से? विपणन 95 स्टेट ब्लॉक्स हैं, 95 ब्लॉकों में कहाँ कहाँ पे आपके विपणन के स्टोर हैं पहाड़ों में? आप ये बता दीजिए, 9 जिलों में आपके कितने विपणन के स्टोर हैं? कोटद्वार सारी चीज़ें मिलती हैं पहाड़ों में। कोटद्वार की सब्जी आती है नजीबाबाद से। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में ना तो कोल्ड स्टोरेज है, ना वहाँ पे विपणन की व्यवस्था है, ना वहाँ से विपणन करा जाता है, इस वजह से। दूसरी बात आपने बोली वाइब्रेंट विलेज। आज से 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी नए प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम की बात करी थी। शायद आज वो किस कूड़ेदान में पड़े हुए हैं वो सांसद आदर्श ग्राम, क्योंकि मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में पूछूं तो मेरी कंस्टिट्यूंसी में तो मेरे को तो नहीं मिला कि कोई सांसद आदर्श ग्राम हो। ऐसा मैंने नहीं देखा। उसमें उनको बजट एलोकेशन सारी चीज़ें थी, वो आज तक नहीं दिखी। इसके बाद पहाड़ों में चाहिए क्या? पहाड़ों में चाहिए रोजगार। अगर पलायन रोकना है तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर एम्स की ब्रांच आप किच्छा में खोलोगे तो पहाड़ में पलायन नहीं रुकेगा। रोजगार अगर आप पहाड़ों में नहीं दोगे तो जो हमारी बहन अंकिता है, अंकिता हत्याकांड क्यों हुआ? क्योंकि उसे श्रीनगर में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो इसलिए उसने पलायन करके ऋषिकेश आई और उसके साथ वो दुखद घटना हुई। ठीक है, शिक्षा नहीं मिलती है तो मोस्ट ऑफ दी जो इनका पलायन का आंकड़ा है, 35% पलायन होता है शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, जो पहाड़ में नहीं मिलती है। 50% पलायन होता है रोजगार के लिए, जो पहाड़ में नहीं मिलता है, और 25% पलायन होता है स्वास्थ्य के लिए। आप इन चीजों को देखिए। जब तक आप इन चीजों पर प्रायोरिटी नहीं देंगे, जब तक हमारी फसलों को जंगली जानवर खराब करते रहेंगे, हमारे लोगों की जाने ऐसे आदमखोर बाग लेते रहेंगे जिनको हम आदमखोर भी घोषित नहीं करेंगे, तो तब तक ये जो कंसेप्ट है पहला गांव और अंतिम गांव, वो कॉन्सेप्ट तब तक फलीभूत नहीं होगा। वो उसी तरीके से रहेगा जैसे आज आदर्श सांसद ग्राम जिस तरीके से गायब हो गया है धरातल से, वैसे ये बोर्ड भी खाली रंगाई पुताई इस पे होती रहेगी और लिखा रहेगा कि पहला गांव। आधारभूत जब तक चीजें नहीं होंगी, स्कूल हमारे पहाड़ों में बंद हो रहे हैं, प्राइमरी स्कूल
मिडिल स्कूल बंद हो रहे हैं। तो जब तक आप इन चीजों पे नहीं दोगे, तब तक तवज्जो नहीं दोगे, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। सर, जिस तरीके से पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पहाड़ में पलायन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, और जिस तरीके से बात हो रही है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के लिए पलायन किया जाता है। सबसे पहले सर बात आई थी भू कानून की। हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, उसका एक बहुत मजबूत भू कानून है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता पलायन नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है बाहर से आके कोई ज़मीन खरीद नहीं सकता है, हमारे पास अपनी ज़मीन है। लेकिन हमारे पहाड़ों में होता क्या है, दिल्ली से कोई व्यक्ति आया कि आपको ज़्यादा पैसे दे दिए जाएंगे, हमें ये ज़मीन खरीदनी है रिजॉर्ट बनाने के लिए, तो व्यक्ति अगर बेहतर सुविधाएं चाहता है, पैसे चाहता है, तो वो अपनी ज़मीन बेचकर पलायन कर जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता सबसे पहले भू कानून की भी यहाँ पर आवश्यकता, अगर हम विकास की बात करते हैं पहाड़ों की? पर प्रश्न रखा है जी। तो एक तो ये है कि जो उत्तराखंड की टोपोग्राफी है उसमें हमारी जो पहले की सरकारें रही है, चाहे कांग्रेस की रही हैं चाहे बीजेपी की रही हैं, उन्होंने यहाँ पे 6 नेशनल पार्क और 6 नेशनल सेंचुरीज बनाई। इतने कम भूभाग में पहाड़ का कुल क्षेत्रफल ही जो है मैदान के एक जिले के बराबर नहीं है। तो इतने छोटे भूभाग में 6 नेशनल पार्क, 6 नेशनल सेंचुरीज, उनके हिंसक जीव जंतु, उनके बीच पहाड़ के लोग रहते हैं। ऐसा अन्याय दुनिया के किसी भूभाग के साथ नहीं हुआ है। दूसरा, जो यहाँ के ग्रीनरी है, यहाँ की शुद्ध आबो हवा है, यहाँ से निकलने वाली सदा नीरा नदियां हैं, इन पर देश के बड़े कैपिटलिस्टों की, जो बड़े भूमाफिया हैं, जो बड़े अपराधी हैं, उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करने की नजर में है उनके ये कि एक अच्छा इन्वेस्ट हो सकता है। जो जो हमारी यहाँ ट्रेन की सुविधा बढ़ रही है, 4 धाम परियोजना बढ़ रही है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, तो उनकी नजर है इस पर। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सफल भू कानून यहाँ के लिए चाहिए जो एप्रोप्रिएट हो और जो स्थानीय नागरिक को तो भूमि खरीदने की स्वतंत्रता देता हो, लेकिन जो भू माफिया को भूमि खरीदने की स्वतंत्रता ना दे, ऐसा कुछ कानून अवश्य बनना ही चाहिए। दूसरा, रोजगार की बात है, तो निश्चित रूप से रोजगार तब पैदा होंगे जब हम यहाँ पे जो हमारा चकबंदी सिस्टम है कि एक भूमि का कोई पीस एक प्रोडक्शन के लिए हम तैयार करें कि ये सेब का बगीचा है, ये माल्टे का बगीचा है, ये दाल की बेल्ट है, तो उसके लिए जब चिन्हित करेंगे तो उनको उसी रूप में हम उनका चकबंदी भी करें, तब तो सुरक्षा होगी। और नहीं तो जंगली जानवर हमारी सारे फसल जो है नष्ट कर देते हैं। पहाड़ों की यही त्रासदी है। तीसरा, सड़कें अवश्य होनी चाहिए। अभी बहुत सारे गांवों में सड़क तब पहुंची जब सड़कों के अभाव में गांव खाली हो चुके थे। कुछ गांवों में अभी भी सड़क पहुंचनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, 2 की सरकारें पिछले 21-22 सालों से उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पे अभी 60% गांवों में और खासकर हेमलेट विलेजों में बिल्कुल सड़क नहीं पहुंची। वो 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर दूर आज भी खाने का सामान भोगते हैं। तो थोड़ा सा ये सरकारें दया अवश्य करें पहाड़वासियों पे, वरना देहरादून में बैठ के एयर कंडीशन कमरे में बैठ के प्लानिंग बनाने से पहाड़ का उत्थान नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप सड़कें जरूर पहुंचाए हर गांव। लोग कुछ ही दिन आएंगे, गर्मी में आएंगे, शादी के टाइम पे आएंगे, मुंडन के समय पे आएंगे, क्रियाक्रम के समय पे आएंगे, मरने में आएंगे, दुखी में आएंगे, अच्छे कार्यों में आएंगे, लेकिन पहाड़ आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब सड़क होगी। नहीं तो क्या करने आएंगे लोग यहाँ। ठीक है शीशपाल, आपने बाढ़ छोड़ दिया है, आपने आग छोड़ रखी है, जाड़ों में बर्फ पड़ जाती है, गर्मियों में जो है पानी का अभाव रहता है। तो ये सारी समस्याएं हैं पहाड़ की। ठीक है उसके लिए निश्चित रूप से सरकार को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है शीशपाल जी, आप लोगों के भी विधायक हैं अपने अपने क्षेत्रों में, आप जो काम सरकार से अपेक्षा रखते हैं या उनके विधायकों से रखते हैं, आप लोग क्या निर्देश अपने विधायकों को देते हैं? क्योंकि ये समस्याएं उनके स्थान में भी होगी, और जब आपकी सरकार थी ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में गांव खाली हो गए या घोस्ट विलेजेस डिक्लेयर कर दिए गए, आप लोगों की सरकारों में भी वो चीज़ हुई होगी। आपका क्या प्लान रहा है? आपके विधायक क्या अपने क्षेत्रों में कामयाब हो पाए हैं पलायन रोकने के? देखिए दिव्य दर्शनी जी, कांग्रेस पार्टी के दौर में अगर आप सरकारों का उठा के देखेंगे डाटा, तो लगातार जो पहाड़ का विकास हुआ है, दूर दराज का विकास हुआ है, जो ये आज विकास आपको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की दूरदृष्टि और उस पर जो कार्य में आगे बढ़ी वो जरूर होगा। आज भी कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, ये जो नहीं भी हैं, जो चुनाव हारे हैं, उनको पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने चुनाव क्षेत्र में गुजारें, लोगों के बीच में रहें, उनकी समस्याओं को उठाने का काम करें।
करें और उसके जो प्रस्ताव हैं जो जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। और आज आप देखिए कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, अभी जो पलायन आयोग की रिपोर्ट आई है उसने स्पष्ट तौर पे कहा कि 6000 गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 6000 गांवों तक आज भी सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। जो आज ये हर घर नल और जल की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन जो है घोटाले का शिकार हुआ और उसमें इतना बड़ा घपला है कि गांव में नल लगे लेकिन उनमें जल ही नहीं है, और वहां जल है तो नल ही नहीं लगे। इस प्रकार से जब योजनाएं बनेगी तो आप बताइए पहाड़ से जो है पलायन क्यों नहीं होगा। और आप देखिए मिलट योजना की जो आप बात कर रहे हैं, पहाड़ का जो खाद्यान्न है, चाहे वो कोदा है, जंगोरा है, कौड़ी है, राजमा है, कुलथ है, हमारा पहाड़ का लाल चावल है, इसको प्रमोट करने के लिए जो हरीश रावत जी की सरकार एक जो है पथ प्रदर्शक के तौर पर सरकार के सामने है कि उस समय जिस तरीके से इस मोटे अनाज को देश के अंदर ही नहीं यूरोपीय देशों में, खाड़ी के देशों में और जिस तरीके से आप रशिया तक प्रमोट किया गया, वो भी आज एक उदाहरण के तौर पे सरकार को उसको जारी रखना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। आज अगर देश के तीर्थ यात्रियों को जो है उत्तराखंड का इस प्रकार का प्रोजेक्ट जो स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, अच्छी योजना है, लेकिन मैंने कहा कि सरकार की तैयारी पूरी होनी चाहिए। उसका प्रोडक्शन उस मात्रा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो लोग स्टॉल लगाएंगे उनको दिक्कत ना हो प्रशासनिक स्तर पर, और लगातार उसका जो ब्रांडिंग है, जो उसका प्रचार प्रसार है, विपणन की व्यवस्था, उसमें सरकारी मशीनरी का पूरा सहयोग होना चाहिए। केवल बयानबाजी तक नहीं होना चाहिए और यात्रा सीजन के बाद भी उन लोगों को लगातार काम मिले, उनके लिए मार्केट उपलब्ध हो, सरकारी मशीनरी उन संस्थाओं से जुड़ी रहे जो महिला स्वयं सहायता समूह या हमारे बेरोजगार नौजवान इसमें आगे बढ़ना काम करना चाहते हैं। क्योंकि मेरी कई बेरोजगार नौजवानों से बात हुई, वो कहते हैं कि हमें प्रशिक्षण तो दे दिया जाता है, लेकिन प्रशिक्षण देने के बाद हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया जाता है। फिर सरकार का कोई अधिकारी, कोई मशीनरी उनको मार्गदर्शन के लिए उपलब्धि नहीं होती कि वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको कहां लेकर के जाएं। तो वो बेचारा जो लागत लगाता है वो भी फिर उसका घाटे का शिकार हो जाता है, निराश हो जाता है। तो सरकार लगातार अगर मॉनिटरिंग करेगी तभी जाके पहाड़ के नौजवानों को, हमारी संस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा, तभी मोटे अनाज के क्षेत्र में या जो भी हमारी पहाड़ की उत्पाद हैं उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, तभी स्वावलंबन होगा। ठीक है सचिन जी, जिस तरीके से जो भी आप योजनाएं लेकर आते हैं सबकी सराहना की जाती है, लेकिन घूम फिर के बात व्यवस्थाओं पे आ जाती है कि व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। ब्लूप्रिंट की हमने अगर बात की, स्टेप बाय स्टेप अगर चलें, आप कहते हैं ये चीज़ है लेकिन और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी? वहाँ की टोपोग्राफी हो, वहाँ का कल्चर हो, उस चीज़ को देखकर हर गाँव में कुछ ना कुछ कमी होगी। हो सकता है माणा गाँव में जो चीज़ है वो और गाँव में नहीं होगी। तो क्या आप लोगों ने जो सूची बनाई है उसको प्रायोरिटाइज किया है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? देखिए निश्चित रूप से दिव्य दर्शनी जी, अभी हमारे जो है कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि हरीश रावत जी के कार्यकाल में मिनट्स ने पता नहीं कहाँ कौन कौन से देशों में जाके जो है उसका प्रचार किया, लेकिन मैं भी यहीं पे राजनीतिक स्तर की बात कर रहा हूँ और साथ में जो है आप भी जो है एक वरिष्ठ पत्रकार है, काफी वर्षों से आपकी पत्रकारिता कर रही है, लेकिन आज जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे उत्तराखंड के मिनट्स के हमारे मोटे अनाज का जो है प्रचार हुआ, वो आज खाली उत्तराखंड या भारत नहीं देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। जिस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री जी उसको प्रमोट करने पर लगे रहे। दूसरी बात सुनिए, इंटरनेशनल रीच पहले भी थी, नहीं पहले थी, लेकिन आज जिस प्रकार से किसी भी चीज, देखिए एक बार सुनिए, अगर आप हर बात को काटेंगी तो फिर मेरे जवाब पूरा नहीं हो पाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक मिनट के आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी चीज को एक बार बिजी, किसी भी चीज को अगर किसी चीज की बिक्री होती है तो आप मुझे बताइए, आप तो टीवी के एंकर हैं, सबसे पहला जो कदम है उसका प्रचार होता है ना, सबसे पहला। आज जो है उसको जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको पहचान मिले तो निश्चित रूप से जो उसका ब्लूप्रिंट है वो भी प्रदेश स्तर पे तैयार की जा रही है और निश्चित रूप से सरकार पे विश्वास बढ़ा, तो सरकार की कमी रही इसलिए आप लोग आए और मैं अभी सरकार का अपना तरीका होता है। पंकज जी की बात का भी एक जवाब देना चाहता हूँ। पंकज जी ने बोला कि एक अंकिता बच्ची के साथ जो इस प्रकार की दुर्दशा वो इसलिए कि पहाड़ में इस प्रकार का आज होम स्टे, आज पंकज जी जो होम स्टे को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो इसी क्रम में दिया जा रहा है कि पहाड़ पे जो युवा है, पहाड़ का युवा, पहाड़ पे युवाओं को रोजगार मिले, वो वहीं पे स्थापित हो और वहीं पे जो है उनकी व्यवस्थाएं बने। तो सरकार हर पहलू पे जहां उसको लगता है होम स्टे बन सकता है वहां होम स्टे की व्यवस्था बन रही है, जहां सरकार को लगता है कि मेड्स का काम हो सकता है वहां उसकी व्यवस्था कर रही है, जहां सरकार को पर्यटन में व्यवस्था बन सकते हैं वहां पर्यटन व्यवस्था कर रही है, जहां सरकार को लगता है कि महिला टीम को बनाकर जो है वहां के प्रसाद वितरण में व्यवस्था का लाभ लिया जा सकता है वहां पे सरकार वहां की व्यवस्था कर रही है।
तो हर पहलू पे सरकार जो है अपनी नीति और नीयत साफ लेके आगे ठीक है, बढ़ी है आपने और उनके निश्चित सवालों रूप का से जो है जवाब दिया, सर। कहीं ना कहीं जो है सरकार के माध्यम से जो है सरकार का जो प्रयास है, केवल सरकार का प्रयास यही है कि यहाँ के हर चीज का, चाहे वो यहाँ का युवा हो, चाहे वो यहाँ का जो है पानी हो, चाहे वो यहाँ की जड़ी बूटी हो, चाहे वो यहाँ का मोटा अनाज हो, हर प्रकार की यहाँ की जो व्यवस्था है उनका लाभ जो है ठीक है, यहाँ के आपने आम उनके जनमानस को सवालों मिल का सके। जवाब दे दिया, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर, जी। मना कोई नहीं कर रहा, बहुत सराहनीय पहले कि क्योंकि अगर आप गांव के बारे में सोचेंगे, विकास करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन प्रोसीजर की बात की जा रही है, प्रायोरिटीज की बात की जा रही है, क्योंकि विकास होगा ये पता है, कैसे विकास होगा, क्या चीज आपने मार्क की हुई है कि ये चीज पहले की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, ये पहला करना है या ये पहले करना है, इस तरीके से काम चलेगा। नहीं, देखिए दिव्यदृष्टि जी, इसके तो बिल्कुल जो सरकार है, सरकार की जो व्यवस्थाएं स्पष्ट है। सरकार ने व्यवस्थाएं बना ली है कि हम जो है इस प्रकार से जो हमारे जितने भी हमारे सबसे पहले जो मोटे अनाज है जिसकी डिमांड हमारे जो है बाहर के जो प्लेन के एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा होगी, तो हम सरकार जो है उसके माध्यम से उनको बढ़ावा करने के लिए व्यवस्था बना रही है। कृषि मंत्री जी लगातार जो है क्षेत्रों में जा जाकर जो उसकी व्यवस्था बना रही है। अभी आपने बोला कि जो यहाँ पर जो हमारे दूर दराज पहाड़ के क्षेत्र है वहाँ पे जो है जंगली जानवर जो है हमारी फसलों को जो है नुकसान पहुँचाते हैं या हमारी फसलों को जो है ख़राब करते हैं, तो उनको बचाने के लिए जो है सरकार ये व्यवस्था बना रही है कि उनकी जो हदें हैं, जो उनकी ज़मीनों की हदें हैं, उसकी चार दीवारी के लिए या उनके लिए जो है बाढ़ की जो है व्यवस्था करने के लिए सरकार जो है सब्सिडी के साथ जो है पैसा उपलब्ध कराने की व्यवस्था बना रही है। तो अन्य और बहुत सारी व्यवस्थाएं लेके जो है सरकार चरणबद्ध तरीके से आगे चल रही है और जैसे जैसे कठिनाई आएगी उस कठिनाई को दूर करने का काम निश्चित रूप से सरकार करेगी इसमें। ठीक है, पंकज पेनुली आप शॉर्ट में बोलिए और फिर उसके बाद फाइनल कमेंट किया जाएगा। देखिए, बहुत सारी बातें हुई और बीच में भू कानून की बात निकली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले कमेटी बनाई थी, आज 1 साल हो गया, भू कानून का है कारपेट के नीचे। जिस प्रदेश में मूल निवासियों को मूल निवास न मिलता हो, परीक्षार्थियों के पेपर चोरी हो जाते हों और जो वन पंचायतें खाली एक सफ़ेद आती बन के रह जाती हूँ, उस प्रदेश में अगर हम बात करें जिसमें सैनिक बहुल्य प्रदेश है और OROP में सैनिकों के साथ धोखा होता हो, ऐसी सरकार अगर बात कर रही है विकास की जिसमें सांसद आदर्श ग्राम खत्म है, कहाँ है सांसद आदर्श ग्राम? अगर वाइब्रेंट गांव की बात कर रहे हो तो ये सारी चीजें नहीं अगर आप प्रोवाइड करवाओगे तो सरकार के ऊपर कभी भी जनता का विश्वास नहीं बढ़ेगा। बात जुमलेबाजी के लिए सही है, लास्ट का पहला कर दो, पहले का लास्ट कर दो, लेकिन जब तक आधारभूत सुविधाओं का आप व्यवस्था नहीं करोगे, गांव में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करोगे, तब तक ये बेईमानी है। ठीक है, अब फाइनल कमेंट की शुरुआत भी आपसे करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट कीजिए। देखिए, जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला, ये वेलकमिंग स्टेप है, अच्छा है, लेकिन इस पे एक्शन हो तो अच्छा है। अदरवाइज इनकी पार्टी के लोग तो बोल देते हैं कि चुनावी जुमला था, बोल दिया। जी, शीशपाल जी फाइनल कमेंट सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने होम स्टे का जाल बिछा दिया, पर्यटन में जो है रोजगार के लिए कर दिया, और आप देखिए पर्यटन के नाम पर जो विनोद आर्य जैसे लोगों को सरकारी जमीनें दी जा रही हैं। उनके रिसोर्ट में बेटी अंकिता भंडारी की हत्या होती है और VIP का नाम बेटी अंकिता भंडारी व्हाट्सएप चैट में लिखती है, और सरकार पूरी की पूरी कहती है कोई VIP नहीं था जी, एक कमरा VIP था, उसमें आज तक लिपापोती हो रही है। जब ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा तो पहाड़ के साथ तो अत्याचार होगा। और अभी चारधाम यात्रा को उदाहरण देना चाहूंगा, सरकार लगातार दावे कर रही है इस बार की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी, कोई कमी नहीं होगी। अभी यात्रा केवल जो है यमुनोत्री और आज केदारनाथ में शुरू हुई और यमुनोत्री में अभी तक 3 दिन में 3 मौतें हो चुकी हैं। आप बताइए, स्वास्थ्य सेवाओं की पोल पट्टी वहां खुल रही है और केदारनाथ में हेली सेवा में एक राज्य के युवा और होनहार अधिकारी की मौत हो चुकी है। आप बताइए, तो सरकार की कहां है वो स्वास्थ्य सेवाएं, कहां है सरकार के दावे? और ऋषिकेश में यात्रियों को 4 घंटे तक जो है आउटलेट काउंटर पर पानी उपलब्ध नहीं होता है। तो आप बताइए, सरकार केवल जुमलेबाजी करती है, दावे करती है, लेकिन धरातल पर सरकार के दावे क्यों नहीं उतरते? फाइनल कमेंट इस मुद्दे पे कि ये जो वाइब्रेंट विलेज योजना है उसको लेकर फाइनल कमेंट। देखिए, मैंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना बहुत अच्छी योजना है, अगर सरकार उस पर गंभीरता से आगे बढ़ती है, सीमांत गांवों का विकास होता है और पूरे पहाड़ का विकास होता है। सरकार जो डबल इंजन का वादा करके राज्य में 2 बार सरकार बनाने में सफल रही, वो डबल इंजन सरकार धरती पर उतरना चाहिए। राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, गाँव में विकास की गंगा बहनी चाहिए, मातृ शक्ति की जो समस्याएं हैं, महिला सशक्तिकरण के
दावे सब होने चाहिए, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है ना, ठीक है। डबल इंजन नजर नहीं आ रहा ठीक है। है सर, तो ये final comment जुमलों बिल्कुल। से और दावों हरीश से मैकूर बाहर जी। आकर के राज्य में विकास कहाँ दिखाई देगा, कब दिखाई देगा, ये हम भी देख रहे हैं। ठीक है, हरीश मैकूरी जी सर, फाइनल कमेंट। दिव्य दर्शन जी, उसमें मेन ये है वाइब्रेंट विलेज में कि वो लोग आत्मनिर्भर होंगे, सक्षम होंगे और उस गांव की अपनी एक इकोनॉमी होगी और उनको मतलब ट्रेनिंग भी दी जाएगी आत्मरक्षा की। उस तरह का कुछ प्लान है। अगर ये होता है तो बहुत अच्छा स्टेप है जी। और सरकार निश्चित रूप से जो उत्तराखंड में सड़कों का जाल है वो बिछाए, एक एक हेमलेट तक सड़क पहुंचाए, तभी जाके कल्याण होगा। ठीक है सर। सचिन जी, फाइनल कमेंट सर, आपके थ्रू मैसेज क्या देंगे आप जनता को इस वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट? मैं बिल्कुल पहले तो एक आग्रह करना चाहता हूँ कांग्रेस से कि कृपया करके जो है सर, देश उस के पे लोगों नहीं को जाते। भ्रमित करने का सर, काम final चारधाम comment पे यात्रा पे चलते ना हैं, करें। please। हाँ, और ठीक जहाँ है। तक वाइब्रेंट विलेज की बात है, शीशपाल जी, वाइब्रेंट विलेज ठीक है, पे शीशपाल जी, please। वाइब्रेंट विलेज सर, पे चर्चा समाप्त हो गई, मैं final वाइब्रेंट comment, विलेज पे प्लीज सर। मैं वाइब्रेंट Please, sir, वाइब्रेंट please, sir, विलेज चर्चा पे खत्म हो गई। आएंगे Final उनको comment। उजागर किया जाएगा। मैं और वाइब्रेंट सीमांत विलेज गांव पे- में जहां आप ठीक है। सुरक्षा मैं वाइब्रेंट की विलेज बात पे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरिल्ला ट्रेनिंग इतना दी कहना जाती चाहूंगा, है। खत्म हो गया, सर। गुरिल्ला ट्रेनिंग दी मैं जाती केवल है। वाइब्रेंट विलेज पे केवल शिशपाल इतना जी, कहना please, चाहूंगा शिशपाल जी, कि जो कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर पाई, जो 60 सालों में कांग्रेस ने जिसका शिशपाल जी, विचार नहीं please, रखा, please, please, आज वो please, देश please। में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में धामी सरकार ने उस काम को करने का प्रयास किया है। शिशपाल जी, प्रदेश please। के जिसे अंतिम गांव कहा जाता था, आज वो पहले पायदान पे आके खड़े हो गए, तो आम जनमानस पे ये विश्वास बढ़ा है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इस प्रदेश के अंतिम छोर पे बैठे हुए गांव के लोगों को कि उनको जो पहला प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया, निश्चित रूप से सरकार उनके प्रथम श्रेणी के साथ ही जो उनके साथ खड़ी है और उनके विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और निश्चित रूप से जो है सरकार हर कदम पे उनके साथ खड़ी रहेगी और उनको लाभ पहुंचाने का कार्य जो है सरकारी बिल्कुल। स्तर पे आप होता सभी रहेगा। मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की ये चर्चा में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। वाइब्रेंट विलेज जो प्रोजेक्ट है वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पर काम चल रहा है। लेकिन इस चर्चा में बहुत सारे ऐसे सुझाव आए, बहुत सारी ऐसी बातें आई जिसमें शायद अगर सरकार और प्रशासन फोकस करे तो वाइब्रेंट विलेज सच में बेहतर तरीके से साकार हो सकेगा और जो पहाड़ी राज्य का सपना हम लोगों ने देखा था वो सही मायने में सार्थक हो पाएगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।